जिंदगी का सफ़र है। ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। श्रुति कान में हेडफोन लगाए आंखें बंद किए गाना सुनने में मग्न थी। सुधांशु और नील आपस में गप्पे मार रहे थे। नील सुधांशु बचपन के दोस्त थे। सुधांशु कोई भी काम नील की जानकारी के बिना नहीं करता था। श्रुति को मग्न देखकर सुधांशु बोला, इसका काम सही है, पूरा सफ़र गाने सुनने में निकाल देती है। सही है यार, वैसे भी अंधेरे में बाहर कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, सुनने दे उसे। सुधांशु के जरिए नील की मुलाकात श्रुति से हुई और दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। श्रुति सुधांशु की बिजनेस पार्टनरशिप थी। अपने नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में दोनों शहर से दूर कंचनपुर गांव के पास काली पहाड़ी की ज़मीन देखने आए तो दोनों नील को भी साथ ले आए थे। सुधांशु, हम बहुत लेट हो गए हैं, रात होने वाली है, क्यों ना हम लोग यहीं पास के गांव में रहने की जगह देख लेते हैं। क्यों श्रुति, तेरा क्या विचार है? नील ने पूछा। क्यों, तुझे भूतों से डर लग रहा है क्या? सुधांशु हंसकर बोला। हंसने की बात नहीं है सुधांशु, नील सही ही कह रहा है। हम जिस रास्ते से आए वो एकदम वीरान है, वहाँ आसपास कोई बस्ती भी नहीं है। ऊपर से चारों ओर घना जंगल। ऐसे में रात को कहीं गाड़ी खराब हो गई तो क्या करेंगे? हाँ सुधांशु, तू भले भूत प्रेत पर विश्वास ना करे, पर मैं तो करता हूँ। मैंने नाना जी के गांव जाते समय बचपन में एक बार ऐसा कुछ देखा कि दोबारा कभी भी वहाँ गया ही नहीं। मेरा ऐसा कोई अनुभव तो नहीं रहा है, पर फिर भी मैं इन सब बातों पर विश्वास करती हूँ। और अब रात भी होने आई है। तो श्रुति ने नील की बात का समर्थन किया। तो क्या हुआ, चिंता मत करो श्रुति, मैं तुम लोगों को यहाँ लाया हूँ तो सुरक्षित घर पहुँचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, अब चलें? सुधांशु ने कहा। सुधांशु, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मैंने पता कर लिया है। थोड़ी देर पहले सेवाराम कह रहा था कि शहर आने जाने का यही एक रास्ता है। नील बोला। ओके, फिर इसी से चलते हैं, आओ बैठो। सुधांशु ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। अगर रात को गाड़ी में कहीं कोई दिक्कत या गड़बड़ हो गई तो? मुझे तो दिन में ही वहाँ का सन्नाटा डरा रहा था। क्यों ना आज रात हम लोग कंचनपुर में ही रुक जाए, कल सुबह जल्दी शहर के लिए निकल लेंगे। क्यों नील? श्रुति बोली। हाँ यही ठीक रहेगा सुधांशु, नील बोला। यार तुम दोनों सच्ची बहुत डरपोक हो। श्रुति, तेरी तो नई गाड़ी है, फिर भी डर रही हो? यह बात तुम कल ही कह देती तो मैं अकेला ही यहाँ आ जाता। हा 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 हा, सुधांशु हंसते हुए कहा। हंसने की कोनो बात नहीं है बाबूजी, मेम साहब और नील साहब सच्ची ही तो कह रहे हैं। रात के समय जाने में कौनो समझदारी नहीं, सेवाराम ने कहा। अब तुम शुरू हो गए? झूठ नहीं बोलेंगे साहब, हमारी ज़िंदगी इसी गांव में बीती है। बचपन से बहुत कुछ सुने हैं इस जंगल में। साची कहत है हम साहब। वो रास्ता दिन के लिए ठीक है, वहाँ से रात को जाना ठीक नहीं। चलो तुम अपना काम करो, हम हमारा देख लेंगे। यह कहकर सुधांशु ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सच्ची कहत है साहब, रात को वहाँ से हम गांव वाले भी नहीं जाते। बात मान लियो, हम गांव में ही तोहार लोगन की सोवे की व्यवस्था करवाई देत है। भवरे उठत तुम औरे निकल लेना, सेवाराम बोला। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है सेवाराम। यार अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, हम लोग अभी निकलेंगे तो सुबह 3 बजे तक शहर पहुंच जाएंगे, सुधांशु बोला। सेवाराम की बातें सुनकर श्रुति और भी भयभीत हो रही थी कि क्या सुना उस रास्ते के बारे में, हमें बताओ सेवाराम। श्रुति हकलाते हुए बोली। मेम साहब, बहुत समय पहले यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ था। इस काली पहाड़ी की ज़मीन खरीदने में कौनो समझदारी नहीं है। यहाँ शहर वालों का कोई कारोबार शुरू नहीं होता। क्यों सेवाराम? श्रुति बोली। बहुत लंबी कहानी है यह। यहाँ सिर्फ कंचनपुर, मधुपुर, मानपुर और 1-2 और छोटे कस्बे हैं। बस वहाँ के लोग ही कारोबार कर पाते हैं। किसी भी बाहर वाले का कोई भी प्रोजेक्ट आज तक शुरू नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो?
ऐसा क्या है यहाँ जो कोई प्रोजेक्ट सफल नहीं होता? नील ने पूछा। सुधांशु साहब को हम पहले ही हिंट दिए थे कि यहाँ जो भी आया है बर्बाद हुआ है। यहाँ के बारे में अच्छी तरह पता कर ले, उसके बाद ही कोई निर्णय ले। सेवाराम कुछ कहता उससे पहले उसकी बात काटते हुए सुधांशु चिल्ला पड़ा। कभी तो चुप रहा करो सेवाराम, तुम बहुत बोलते हो। और जाओ यहाँ से, हम हमारा देख लेंगे। वैसे भी इन बेकार की बातों के लिए समय नहीं है, हम लोग अभी वापस जाएंगे। नहीं सुधांशु, हम सेवाराम की बातें इग्नोर नहीं कर सकते, नील और श्रुति बोले। ठीक है, तो तुम दोनों गांव की बस सुबह शाम चलती है, उससे आ जाना, मैं अकेला चला जाता हूँ। सुधांशु गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ठीक है, तुम नहीं मानते तो हम भी चलते हैं। साथ आए हैं तो परेशानी हो या सुख साथ भोगेंगे। जैसन आपकी मर्जी साहब, हमार फ़र्ज़ हम पूरा कर दिए, आगे तोहार लोगन की किस्मत, ईश्वर रक्षा करे, चलत है हम। सेवाराम चला गया। तुमने बेचारे सेवाराम को क्यों भगा दिया? वो तो हमारे भले की बात कर रहा था। नील सुधांशु के ऊपर गुस्सा होने लगा। सुधांशु, ऐसा क्या है वहाँ? क्या छुपा रहे हो तुम? सच, अब तो यह जगह देखकर तो हमें भी नेगेटिव फीलिंग आने लगी है। श्रुति ने फिर पूछा। कुछ भी नहीं, इन गांव वालों का काम ही है अफवाह फैलाना। सुधांशु बोला। अभी भी वक्त है सुधांशु, एक बार और विचार कर ले। हाँ नील, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो, रात हो रही है, हम कंचनपुर चलते हैं। सच बताऊं तो मुझे अब इस काली पहाड़ी के प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं रही। हम सुबह जल्दी शहर के लिए वापस निकल लेंगे, श्रुति बोली। सुधांशु मुस्कुराया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। वैसे तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, यह आज प्रूफ हो गया। बेवकूफ़? और हम, वो कैसे? नील और श्रुति बोले। अरे यार, तुम लोग बात ही बेवकूफ़ी भरी कर रहे हो। नील, श्रुति, पहले मेरी बात समझो। यह गांव वाले बड़े ही सीधे साधे होते हैं, शहर वालों से दूर रहने में अपनी भलाई समझते हैं, इसलिए बेकार की बातें करके शहरी लोगों को डराते हैं ताकि कोई शहरी उनके गांव में प्रवेश ना करे। सुधांशु बोला। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो, नील बोला। एक बात बताओ, यह जो फैक्ट्री लगी है, यह सब क्या गांव वालों ने लगाई होगी? हो ही नहीं सकता, क्या पता रात को हमें यहाँ रोक कर डराने का प्लान हो। चलो अब चलते हैं, समय से निकलेंगे तो समय से पहुँच जाएंगे। हाँ, तेरी बात सही है सुधांशु, कुछ भी हो सकता है। चल श्रुति, अब और देर करने में कोई फ़ायदा नहीं, तू आराम से पीछे बैठ जा, मैं आगे बैठ जाता हूँ। नील ने श्रुति को समझाते हुए कार की पीछे की सीट पर बैठा दिया। श्रुति ने ईयरफोन लगाए और आंख बंद करके मोबाइल पर गाना सुनने लगी। यह गांव वाले भी बड़े अजीब होते हैं ना सुधांशु। सच बताऊं, सेवाराम की बातें सुनकर मैं भी डर गया था। अब तो लगता है इस जगह के लिए किसी और पार्टी से इसे ज़्यादा कमीशन मिल रहा होगा। हाँ नील, यही बात होगी, तभी तो मैंने कहा कि इन बातों पर विश्वास मत करो, यह अफवाहें हैं बस। तभी गाने सुनने में मग्न श्रुति को एहसास हुआ कि किसी ने उसके पैरों को छुआ। उसे लगा शायद नील ने छुआ होगा। क्या बात है नील, छुआ क्यों? कहाँ, क्या हुआ? तुमने कुछ कहा श्रुति? नील ने गर्दन घुमाकर पूछा। तुमने मुझे छुआ क्यों? श्रुति बोली। मैंने नहीं तो, तू सोई थी क्या? मैं और सुधांशु तो कब से बातें करते जा रहे हैं, तूने देखा नहीं? पूछ सुधांशु से, नील ने कहा। श्रुति, लगता है तू और तेरा दिमाग अभी भी वही गांव में घूम रहा है। हा हा हा, सुधांशु हंसा। हाँ शायद। श्रुति ने फिर आंखें बंद करके सोने की कोशिश की तो फिर एक सरसराहट अपने समीप महसूस की। चौंक कर देखा तो कुछ भी नहीं था। नहीं, यह मेरा भ्रम नहीं हो सकता है। नील, कुछ तो है जो मुझे अजीब लग रहा है। नील प्लीज़, तुम पीछे आ जाओ, मैं अकेली नहीं बैठूंगी। जा भाई, तू उसके साथ ही बैठ, नहीं तो यह ऐसे ही डरती रहेगी। सुधांशु ने बीच जंगल में गाड़ी रोक दी। नील उतरकर श्रुति के साइड का गेट खोलने लगा। रात के 12 बज रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा और जंगल से अजीब सी डरावनी आवाज़ें और हवा की सरसराहट सिहरन पैदा कर रही थी।
गाड़ी से बाहर खड़े नील को मन ही मन डर लग रहा था। श्रुति यार लॉक तो खोल, गेट खुल नहीं रहा तो मैं अंदर कैसे आऊँ? नील झल्ला उठा। लॉक तो खुला है नील, रुको मैं अभी अंदर से भी गेट खोलती हूँ। श्रुति गेट खोलने की कोशिश करने लगी पर कार का दरवाज़ा जरा भी टस से मस नहीं हो रहा था। अरे यार रात यहीं बितानी है क्या? क्या कर रहे हो तुम दोनों? कोई लॉक नहीं लगा है, मैं सब चेक कर चुका हूँ। सुधांशु ने अंदर से सारे सिस्टम चेक करके देखकर बोला। लगता है किसी कारण से गेट तो जाम नहीं हो गया। नील एक काम कर, तो अंदर आ और अपनी सीट को थोड़ा झुकाकर अंदर से ही पीछे चला जा, बेकार में देर हो रही है। ओके यही ठीक रहेगा। नील अपनी सीट पर बैठने के लिए गेट ओपन करने लगा। अरे यह क्या, अब यह भी नहीं खुल रहा सुधांशु, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या? सुधांशु चौंका। जरूर कुछ गड़बड़ है सुधांशु, मुझे लगता है सेवाराम सही कह रहा था। नई गाड़ी में ऐसी समस्या हो ही नहीं सकती। गाड़ी के दरवाजे खोलने की कोशिश में नील के पसीने छूटने लगे। क्या कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हो नील? तुम दोनों खुद डर के मारे दरवाज़ा भी नहीं खोल पा रहे और बेकार की बातें और करने लगते हो। हद है यार, सुधांशु चिल्लाया। सुधांशु माँ कसम मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा तू देख तेरी तरफ का दरवाज़ा खुल रहा है क्या? नील ने कहा। हाँ मेरा तो खुल रहा है, यह देखो। सुधांशु ने सीट पर बैठे ही दरवाज़ा खोलकर दिखाया। एक काम करो, तुम यहाँ से अंदर आओ, मैं बाहर निकलता हूँ। चलो जल्दी, अब देर मत करो। सुधांशु जैसे ही बाहर निकला वैसे ही वो भी गेट खट से बंद हो गया। अरे रे, यह कैसे बंद हुआ? यह कैसे हो सकता है? अब तो सुधांशु के भी पसीने छूट गए। उसे भी अनहोनी की आशंका सताने लगी थी। श्रुति तेरी गाड़ी में पहले भी ऐसी समस्या हो चुकी है क्या? नील ने पूछा। नहीं नील, गाड़ी तो एकदम नई है। हाँ पहली बार इतनी दूर लेकर आए हैं, पर उससे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर यह कैसे हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में तो हमारे भी कुछ नहीं आ रहा श्रुति। यह क्यों नहीं खुल रहे? सुधांशु सिर पर हाथ रखकर बोला। उफ, एक तो घनघोर अंधेरा, ऊपर से यह डरावनी आवाज़ें। नील सुधांशु कुछ करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। गाने सुनने के कारण मेरे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। मुझे तुम लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हो। श्रुति रोने लगी। श्रुति रो मत, हम दोनों कोशिश कर रहे हैं ना। एक काम कर, तू आगे आकर गाड़ी की सभी लाइट्स ऑन कर दे। रोशनी हो जाएगी तब तक हम गाड़ी के लॉक खोलने की कोशिश करते हैं। तू चेक करके देख कहीं गलती से गाड़ी लॉक तो नहीं हो गई है। नील बोला। हाँ यह हो सकता है श्रुति, नील सही कह रहा है, तो आगे जाकर लॉक खोलने की कोशिश कर। नील अपने मोबाइल से श्रुति को जरा रोशनी दिखा दे। मेरा फ़ोन गाड़ी के अंदर ही रह गया है। सुधांशु जेब टटोलते हुए बोला। मेरे मोबाइल की बैटरी तो शाम को ही डिस्चार्ज हो गई थी सुधांशु। मैं कोशिश करके देखती हूँ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है नील। हमें रात वहीं रुक जाना चाहिए था। श्रुति लड़खड़ाती जुबान से बोली। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रही थी। अंधेरा इतना घना था कि कार के अंदर श्रुति भी नहीं दिख रही थी। सितंबर का महीना था तो चांद भी बदली में छुपा हुआ था। श्रुति उठने लगी तो अचानक घर घर की आवाज़ के साथ कार अपने आप स्टार्ट हो गई। यह देख श्रुति की चीख निकल गई। ये कैसे? नील, सुधांशु मुझे बचाओ। श्रुति डर से चीखने लगी और एक झटके से गाड़ी स्टार्ट होकर तेज रफ्तार के साथ आंखों से ओझल हो गई। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? हम सेवाराम की बात मान लेते तो सही रहते सुधांशु। अब हम श्रुति को कैसे ढूंढेंगे? नील सिर पकड़कर बैठ गया। वो तो हमारे साथ आ ही नहीं रही थी। तेरे कहने पर उसे साथ में लेकर आया था। अब उसके भाई को क्या जवाब दूंगा? अब क्या करेंगे और क्या बताएंगे श्रुति के भाई को? सुधांशु तू सही कह रहा है नील। श्रुति की गाड़ी उसे लेकर अपने आप गायब हो गई। इस बात पर कौन विश्वास करेगा? चर्र मर्र सूखे पत्ते चरमराने की आवाज़ आने लगी। ऐसा आभास हुआ जैसे कोई उनकी ओर चला आ रहा है। इस बारे में हम बाद में सोचेंगे नील, पहले तो अपनी सुरक्षा की सोचो। सुनो, सूखे पत्ते की आवाज़ से लग रहा है कि कोई इधर आ रहा है। तेज हवाओं के कारण पेड़ों की डालियाँ किर किर की डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी।
अब क्या करें? आग जला लेते हैं। हाँ, यही सही होगा। तुरंत दोनों ने आसपास की सूखी टहनियाँ और पत्ते जमा किए और सुधांशु ने अपना रुमाल को सिगरेट लाइटर से आग लगाई और उस ढेर को आग लगा दी। नील आंखें मल मल कर चारों ओर देखने की कोशिश कर रहा था, पर हर ओर सिर्फ अंधेरा और घना जंगल ही नजर आ रहा था। सुधांशु, यहाँ इतने पेड़ हैं पर ऊपर चढ़ने लायक एक भी नहीं है कि हम उस पर चढ़कर यह देख सके कि आसपास कोई बस्ती में रोशनी दिख जाए और हमें कोई मदद मिल सके। पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ अब बंद हो गई थी। यह तो शायद हवा की आवाज़ थी, अब बंद हो गई। हाँ शायद, लेकिन अब भेड़ियों के रोने की आवाज़ से दिल की धड़कन तेज होने लगी। अरे बाप रे, यहाँ भेड़िए भी हैं। नील घबराया। डर मत, आग से कोई पास नहीं आएगा, बस इसे बुझने नहीं देना। इसके सहारे हमें रात यहीं बितानी है। अंधेरे में इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं नील। हम सुबह होते ही सबसे पहले गांव वालों की सहायता से श्रुति को ढूंढने की कोशिश करते हैं। कौन है वहाँ? तभी नील को कोई दौड़ता महसूस हुआ। बचाओ, मुझे बचाओ! छपाक के स्वर के साथ किसी महिला की पानी में हाथ पैर मारने की आवाज़ आने लगी। चल देखते हैं, कोई मुसीबत की मारी लगती है, वरना इस अंधेरे जंगल में इतनी रात को क्या करने आती। सुधांशु उठकर जाने लगा। चुपचाप बैठे रहो, क्या पता कोई छलावा हो, यह भी हो सकता है। सुधांशु फिर आग के समीप बैठ गया। दोनों खामोशी से हाथ में मजबूत टहनियाँ लिए बैठे थे। देख, आवाज़ बंद हो गई ना? मैंने सही कहा था, यह छलावा हो सकता है। नील बोला। पर तुझे कैसे पता चला? नाना जी के गांव में ऐसा ही कोई चक्कर था। वो अक्सर सबसे कहा करते थे कि सुनसान जगह पर कोई पीछे से आवाज़ दे तो कभी मुड़कर मत देखना। क्यों भला? कोई अपना भी तो हो सकता है ना, किसी काम से बुला सकता है। सुधांशु ने पूछा। सुधांशु, तुम कभी गांव नहीं गए या फिर वहाँ से कोई संबंध नहीं है क्या? नाना जी कहते थे कि नेगेटिव एनर्जी किसी भी रूप और आवाज़ में धोखा दे सकती है, इसलिए यह ज़रूरी नहीं कि आवाज़ लगाने वाला अपना ही हो। क्या बात कर रहा है? मैं नहीं मानता। तेरे इस नहीं मानने के चक्कर में ही तो आज हम मुसीबत में घिर गए हैं। नील ने चारों ओर अग्नि का घेरा बना लिया था और बीच बीच में आग में सूखी टहनियाँ और पत्ते डालकर उसे बुझने से बचा रहा था। चिंता और डर से नींद आंखों से कहीं दूर थी। नील, मैंने नहीं सोचा था कि सच में भी ऐसा होता है। सेवाराम ने मुझे यह कहा था कि यह जगह शहर वालों के लिए ठीक नहीं, आप यहाँ प्रोजेक्ट लगाने का विचार छोड़ दो। पर यहाँ तो किसी नेगेटिव एनर्जी का चक्कर लगता है। तूने उसे बताने से पहले ही चुप करा दिया होगा। पहले भी डांट कर पूरी बात नहीं सुनी होगी। सुनता तो पूरी बात बताता, पर फिर भी तुझे विश्वास नहीं होता और यह सब होता ही है। नील बोला। तभी उन्हें कुछ बातें करते लोगों के आने का आभास हुआ। हाथों में टॉर्च दिखाई दे रही थी। चुप नील, वो देख, उधर लगता है उस औरत को ढूंढ रहे हैं। हम भी उनके साथ निकल लेते हैं। उन लोगों ने आग जलती देख ली शायद, इसीलिए हमारी मदद को आ रहे हैं। सुधांशु, अभी भी रात ढली नहीं, यह भी कोई छलावा हो सकता है। याद नहीं सेवाराम ने क्या कहा था? गांव वाले शाम के बाद इधर नहीं आते। नील ने कहा। एक बुजुर्ग और उसके साथ शायद उसका बेटा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? शहरी लोग लगते हो तुम लोग। तुम लोगों को किसी ने बताया नहीं कि रात में यहाँ आना मना है? बुजुर्ग ने कहा। वो हम यहाँ। सुधांशु कुछ कहता उससे पहले नील ने पूछा। आप पहले बताओ कि यहाँ कोई खतरा है तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम दीना और राजू मेरा बेटा है। हम अपनी बहू को ढूंढने आए हैं। आपने देखा उसे? वो झगड़ा करके इधर ही भागी थी। बुजुर्ग बोला। नहीं, हमने तो नहीं देखा। नील कुछ और बोलता उससे पहले सुधांशु बोल उठा। हाँ, इधर से किसी औरत की आवाज़ आई थी, जैसे वो पानी में कूदी हो। बाबू चलो हमारे साथ, हमें बताओ किधर से आवाज़ आ रही थी, कहीं गुस्से में वो कुछ कर न बैठे। राजू बोला। हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे,
आप लोग यहीं के रहने वाले हो तो आपको यहाँ का चप्पा चप्पा पता होगा, फिर हमारे मार्गदर्शन की क्या ज़रूरत है। उधर से आवाज़ आई थी तो जाकर देख ले, नील ने कहा। कैसी बात कर रहे हो नील, हमारी मदद से इनकी बहू मिल जाए तो अच्छा है ना। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। सुधांशु उठा और खड़ा हो गया। नहीं सुधांशु, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, तू नहीं जाएगा। नील ने गौर किया कि वो दोनों इस तरह खड़े थे कि आग का धुआं भी उन्हें टच न करे। तू डर के मारे पागलपन की बातें कर रहा है नील, कुछ नहीं होगा, मैं अभी आया। उससे पहले वो उठकर घेरे से बाहर निकलता, नील ने जलती हुई एक टहनी उठाई और बाप बेटे के ऊपर फेंक दी। नील सही था, वो कोई छलावा ही था। ओह माय गॉड, यह तो गायब हो गए। कहा ना मैंने, इस समय बस हनुमान चालीसा का पाठ करो और कोई चारा नहीं है हमारे पास सुधांशु। सुबह होते ही कंचनपुर जाएंगे और उनकी मदद से श्रुति को ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाँ तू सही कह रहा है, सुधांशु डरते हुए बोला। रह रहकर सन्नाटे को चीरती आवाज़ों के बीच अचानक सुधांशु उठकर बाहर जाने लगा। तू कहाँ चला? बस आया यार, इमरजेंसी है। सुबह पता नहीं कब होगी, हम काफ़ी समय से निकले हुए हैं। नहीं, यह गलती मत करना सुधांशु, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो क्या करूँ यार, इतना भी नहीं डरा जाता। वैसे भी अभी कोई हलचल नहीं, लगता है सुबह होने वाली है। नहीं, जहाँ तक मेरा अंदाज है 2 या 2:30 बज रहे होंगे। 1-2 घंटे रुक जा, 4 बजे के बाद कोई डर नहीं। सॉरी, नहीं रुक सकता। सुधांशु चला गया। सुधांशु यार तू भी, नील रोकता रह गया। हे बजरंगबली रक्षा करना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। नील जोर जोर से हनुमान चालीसा गाने लगा। तभी सुधांशु के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। नील बचाओ मुझे, बचाओ जल्दी, मैं नीचे गिरा जा रहा हूँ। सुधांशु अब क्या करूँ? मैं बाहर निकला और मेरे साथ भी कुछ। लगता है आज हम तीनों की कहानी इसी जंगल में खो जाएगी। नील ने हाथ में पकड़ी मोटी टहनी में अपनी जैकेट को अच्छी तरह बांधा और उसे जलाकर सुधांशु की ओर भागा। मैं आ रहा हूँ। सुधांशु अचानक उसका पैर फिसला। उसने बहुत संभलने की कोशिश की, पर फिर भी काफ़ी दूर तक सरकने के बाद वो किसी चीज़ से टकराकर रुक गया। उसकी कोहनी छिल गई, पर उसने जलती हुई टहनी नहीं छोड़ी। यह रोशनी में गौर से देखा तो चौंक गया। हमारी गाड़ी? श्रुति कहाँ है तू? रोशनी पर्याप्त नहीं थी, कार के अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। नील, सुधांशु चिल्लाया। आग कहीं बुझ ना जाए, पहले सुधांशु को देखूं, फिर श्रुति को ढूंढता हूँ। आया सुधांशु। नील आवाज़ की दिशा में भागा। सुधांशु एक पेड़ की जड़ें पकड़े लटका हुआ था। तो इधर कैसे गिरा? पता नहीं यार, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। कौन था? अंधेरे के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। वह तो यह जड़ें पकड़ में आ गई और मैं हनुमान जी का नाम लेते हुए तुझे बुलाने लगा। हाथ दे अपना। नील की मदद से सुधांशु बाहर आ गया। उफ यार, पहले पता होता यहाँ इतनी गड़बड़ है तो मैं कभी इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोचता। वह ज़मीन में बैठकर हाँफने लगा। तेरा सिगरेट लाइटर कहाँ है सुधांशु? मेरी जेब में। क्यों? यह अब ज़्यादा देर नहीं जलने वाली। हमें एक और मजबूत लकड़ी ढूंढकर मसाल बनानी होगी। हमारी कार भी मिल गई। चल श्रुति को ढूंढते हैं। कार कहाँ है? तू चल मेरे साथ। नील सुधांशु का हाथ पकड़े उस तरफ दौड़ा जहाँ कार देखी थी। लाइटर जला सुधांशु, यह आग बस बुझने ही वाली है। नहीं बुझेगी, मुझे लकड़ी मिल गई। यह देखो, ओह यह गिली है। रुक तू, यह पकड़ जरा। नील ने अपनी शर्ट उतारकर उसके सिरे पर अच्छी तरह बांधकर आग लगा दी। वाह नील, तुझे बहुत आइडिया है। मेरे जैसा इंसान तो कब का मर चुका होता। हाँ चल अब श्रुति को ढूंढते हैं। नील सुधांशु को लेकर कार तक पहुंच गया। यह रही हमारी गाड़ी। यह तो बिल्कुल सही सलामत है नील। भगवान करे श्रुति भी ठीक ठाक हो। सुधांशु ने आगे बढ़कर गेट खोलने की कोशिश की तो वो आराम से खुल गया। लो, दरवाज़ा भी आराम से खुल गया। गाड़ी की लाइट चालू करके देखो
कि अंदर श्रुति है भी या नहीं। श्रुति! नील, श्रुति गाड़ी में नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? श्रुति कहाँ हो तुम? नील ने आवाज़ लगाई। सुधांशु ने कार से अपना मोबाइल निकालकर समय देखा। नील 3 बजने वाले हैं। नील ने और कोई जवाब ना देकर वो सूखे पत्ते चुपचाप जमा करके आग जलाने लगा। क्या हुआ तुम? मौन क्यों है? सुधांशु ने पूछा। मौन नहीं यार, अब यह टहनी बुझने वाली थी तो पहले आग की व्यवस्था कर रहा था। तू टहनी अच्छे से पकड़े रहना, आग से नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। ओके, सुधांशु बोला। मोबाइल दिखा। नील ने सुधांशु के मोबाइल की टॉर्च जलाकर गाड़ी की सीट के आसपास अच्छी तरह देखा। श्रुति गाड़ी में तो नहीं है, कहाँ जा सकती है वह? डिक्की देख नील, शायद डरकर उसमें छुप गई हो। हाँ, हो सकता है। नील ने डिक्की खोली तो श्रुति उसमें बेहोश पड़ी थी। श्रुति, आंखें खोल। श्रुति! इसे तो होश ही नहीं आ रहा है, अब क्या करे? पानी नील, गाड़ी में पानी की बोतल है। सुधांशु ने तुरंत पानी की बोतल निकाली। नील ने श्रुति के मुंह पर पानी के छींटे मारना शुरू कर दिया। छींटे पड़ते ही श्रुति के शरीर में हलचल होने लगी। छोड़ो मुझे, नहीं! चीखकर उठी तो नील और सुधांशु को देखा तो नील से लिपट गए। नील, तुम लोग आ गए? क्या हुआ तेरे साथ और डिक्की में कैसे? नील ने पूछा। अचानक गाड़ी रुकी और दरवाज़ा भी आराम से खुल गया। मैं डरते हुए उतरी, सोचा आगे बैठकर गाड़ी स्टार्ट करके तुम लोगों के पास ले जाऊं। घने अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही गाड़ी से उतरी, किसी के हाथों का दबाव क्षण भर के लिए मेरे गले पर महसूस हुआ, लेकिन एक चीख के साथ वो साया दूर होकर गायब हो गया। मैं डर के मारे डिक्की में जाकर छुप गई और कैसे बेहोश हुई पता नहीं। नील, एक बात नहीं समझ आ रहा, उसने श्रुति को मारने की कोशिश की, फिर चीख कर भागा क्यों? उसका कारण यह है, नील ने श्रुति के गले में पड़ा देवी की मूर्ति का लॉकेट बांध दिया था। उसने इसे मारने की कोशिश की होगी, पर इससे टच होते ही वो चीख कर गायब हो गया होगा। चलो, अब सब ठीक है तो वापस चलते हैं। गाड़ी में बैठो, आओ, सुधांशु बोला। नहीं सुधांशु, अभी तो रात है, अभी भोर का प्रथम पहर शुरू नहीं हुआ। इस समय हमारी सुरक्षा यह अग्नि कर सकती है। आओ, यहीं पे बैठते हैं। आधे घंटे बाद हम वापस कंचनपुर चलेंगे। कंचनपुर क्यों? दोनों बोले। यह सब क्या चक्कर है, जानना है मुझे। पर अब हमें इस प्रोजेक्ट में ही कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्यों? कोई असमय मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके मरने का कारण तो पता है, पर उसका विधिवत अंतिम संस्कार ना होने से वो इस तरह अपना बदला लेने की कोशिश करती है और समय के साथ नेगेटिव एनर्जी बलवान होती जाती है। हमें यह कारण पता करके इस काम को अंजाम देना होगा। नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हा 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 हा, मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। अचानक से अट्टहास भरी आवाज़ें सुनाई देने लगी और कुछ परछाइयाँ भी जो उनके चारों ओर घूम रही थी। नील, श्रुति डरकर नील से निपट गई। डरो मत श्रुति, अब बस सुबह होने ही वाली है, फिर यह लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। थोड़ी देर में चिड़ियों की चहचहाने का स्वर सुनाई देने लगा। मॉर्निंग हो गई नील? हाँ। टाइम क्या हुआ सुधांशु? मेरा मोबाइल बंद हो गया है नील। रुक जाओ फिर, जंगल में जल्दी उजाला दिखता है। इन हालात में रोशनी के अलावा और कुछ सच नहीं हो सकता। उजाला होते ही निकलते हैं। जैसा तुम कहो, तुम्हारी हर बात सही साबित हो रही है नील। थोड़ी देर में आसमान लाल रंगत के साथ दिखाई देने लगा। अब सुबह हो गई, चलो उठो सब। तीनों गाड़ी में बैठकर कंचनपुर की ओर निकल गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नील, सुधांशु और श्रुति कंचनपुर जा कर के इन आत्माओं के बारे में पता लगा पाएंगे? क्या वो उसके पीछे का राज जान पाएंगे जिसकी वजह से ये आत्माएं जंगल में भटक रही है? क्या उन आत्माओं को वो मुक्ति दिलाने में सफल हो पाएंगे? आपकी क्या राय है इस बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 2 ज़रूर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो और इस कहानी का पार्ट 2 आप तभी देख सकते हो जब आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करोगे।
तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इस कहानी का पार्ट 2 सुन सको। और अगर आपके पास भी खुद की कोई हॉरर कहानी है या भूतिया कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच करो, वहाँ पे स्टोरी शेयर करो, मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूँगी।